गुड मॉर्निंग बच्चों। इस लेसन में हम सिविक्स का जो पढ़ रहे हैं लेसन चुनावी राजनीति, हम थोड़ा चैप्टर कर चुके हैं, थोड़ा चैप्टर आज करेंगे और अगर हो सका तो आज पूरा करेंगे, नहीं हो पाए तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। और आज मैं इसके 2 वीडियोस तुम लोगों को भेजूंगी, तो ध्यान से सुन लेंगे सभी बच्चे। आज हम करेंगे चुनाव की हमारी प्रणाली क्या, यानी भारत की जो चुनाव होते हैं उसकी प्रणाली क्या है। क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक है, ये हम देखेंगे। तो आइए इसके हम देखेंगे भारत में चुनाव कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, यानी 2 चुनाव हैं, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा होते हैं जो पूरे देश के होते हैं, जिसमें केंद्र में सरकार बनती है, और विधानसभा के चुनाव जो राज्य की सरकारें बनती है। तो 2 तरीके के चुनाव होते हैं और ये हर 5 साल के बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ कुछ अंतराल के बाद चुनाव होते हैं, जिसे आम चुनाव कहते हैं। आम चुनाव जब पूरे देश के लिए होते हैं या पूरे राज्य के लिए होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर चुनाव पूरे देश में नहीं होते, सिर्फ एक जगह के लिए या एक राज्य के लिए होते हैं। वो ऐसी स्थिति में होता है जब वहाँ का या तो मुख्यमंत्री या तो उसकी मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दे, तब वहाँ पर दोबारा चुनाव होते हैं, उसे कहते हैं उपचुनाव। 2 तरीके के हैं, आम चुनाव, उपचुनाव। आम चुनाव जो पूरे देश में होते हैं, जिससे केंद्र में सरकार बनती है, और फिर राज्य सरकारों में होते हैं, जब राज्य सरकारें बनती हैं, विधानसभा कहते हैं उसको। एक होते हैं उपचुनाव बेटा, जब कोई मुख्यमंत्री या कोई और व्यक्ति जो इस्तीफा दे दे, रिजाइन कर दे अपने पद से, या उसकी मृत्यु हो जाए, तो सीट खाली हो जाती है। उस सीट को भरने के लिए दोबारा चुनाव सिर्फ उसी क्षेत्र में होते हैं जहाँ पर ज़रूरत है, वो कहलाते हैं उपचुनाव। लेकिन इस लेसन में हम सिर्फ आम चुनाव पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे चुनाव क्षेत्र, कि चुनाव क्षेत्र क्या होता है। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है, अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे पहाड़गंज है, तो पहाड़गंज में रहने वाले जितने मतदाता हैं, वोटर्स हैं, वो अपने ही क्षेत्र के लोगों में से किसी जो भी खड़ा होगा प्रतिनिधि, उसमें से चुनेंगे। एक क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होता है, मतलब पार्टीज तो कई होती हैं, लेकिन जीत के तो एक ही आएगा ना। करोल बाग का अलग हो जाएगा, कनॉट प्लेस का अलग हो जाएगा। इसी तरीके से, तो मैंने भी दिल्ली का उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे पूरे देश में क्षेत्रों में बांटे होते हैं, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। जितने राज्य हैं सबके अलग अलग छोटे छोटे बनाए जाते हैं निर्वाचन क्षेत्र, और सबको मिला के टोटल लोकसभा के लिए, जिसमें केंद्र की सरकार बनती है, जिसमें पूरे देश में चुनाव होता है, आम चुनाव कहते हैं, 543 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। एमपी कहते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद कहते हैं, संसद सदस्य कहते हैं, जो क्षेत्र से चुन के आते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, और हर व्यक्ति के वोट का मूल्य, वैल्यू बराबर होती है। ये कहलाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हम 7th 8th में पढ़ चुके हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जितने वयस्क हैं वो वोट दे सकते हैं। तो ये हमारे देश में होता है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली राज्य है, इसको ये विधानसभा के चुनाव होंगे, यहाँ पर राज्य सरकार बनेगी, और इसको भी कई क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसे करोल बाग क्षेत्र है, एक सदर क्षेत्र है, एक नबी करीम है, पहाड़गंज है, कनॉट प्लेस है। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है राज्यों को भी। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। एमएलए तुम्हें याद हो, हम 7th में पढ़ चुके हैं। एमएलए कहते हैं जो सीट से जीत कर आते हैं। जैसे पहाड़गंज का एक एमएलए होगा, करोल बाग का एक एमएलए होगा, चांदनी चौक का एक एमएलए होगा। ऐसे प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी ऐसा ही होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। कहते हैं ना भाई, करोल बाग सीट से वो खड़ा हुआ है,
पटपड़गंज सीट से वो खड़ा हुआ है, मयूर विहार सीट से वो खड़ा हुआ है। सीट भी बोला जाता है कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है 60 क्षेत्रों में लोक दल के लोग जीते, ये इसका मतलब होता है। फिर होता है एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, यानी रिजर्व्ड है, रिजर्व किए गए कुछ निर्वाचन क्षेत्र। वो रिजर्वेशन कैसे किया गया है? जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जब ये ऑप्शन रखा गया कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तो उसमें उस वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि भाई ऐसा ना हो कि गरीबों की आवाज़ दब जाए, कहीं जो दलित अनुसूचित जनजातियाँ उनकी आवाज़ दब जाए, कहीं अनुसूचित जातियों की आवाज़ दब जाए, अमीर लोग दबा दें, या जो बहुमत में है वो लोग दबा दें, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दब जाए। तो इस सब को सोच करके कुछ क्षेत्रों को आरक्षित किया गया। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे अनुसूचित जनजातियों के अलग क्षेत्र हैं, अनुसूचित जातियों के अलग क्षेत्र हैं, अल्पसंख्यक, वहाँ पर वही व्यक्ति खड़े होंगे और वही जीत कराएंगे और संसद में वही अपनी मेंबरशिप को हासिल करेंगे। तो कुछ सीटों को आरक्षित किया गया, जिसको आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं। ये और अभी जो है लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 84 अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स, दो होते हैं ना, SC और ST। तो SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीटें, और ये अभी 26 जनवरी 2019 तक का डेटा है बेटा। तो हमारे देश में इस तरीके से एक ऑप्शन रखा गया है। तो अभी हमने देखा चुनाव किस प्रकार से शुरू होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र देखा जिसको सीट भी कहा जाता है, फिर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र देखा हमने, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देखा कि 18 साल से ऊपर। अब आता है मतदाता सूची, जिसको वोटर लिस्ट भी कहते हैं। जब हम घर में होते हैं ना, जब चुनाव आने वाले तो एक पर्ची आती ना घर में, जिसका भी नाम होता है उनका नाम होता है उस लिस्ट में, और घर में दे के जाते कि ये वोटर लिस्ट है। फिर जब हम चुनाव देने जाते हैं ना वयस्क लोग, अभी तो तुम तो छोटे हो, लेकिन जो वयस्क लोग हैं जब चुनाव देने जाते हैं अपने मतदाता केंद्र पर, तो वहाँ पर एक लिस्ट होती है, उसमें अपना नाम देखते हैं, फिर उस नाम पर टिक लगाया जाता है, उंगली पर निशान लगता है और तब हम वोट देते हैं। तो आता है मतदाता सूची। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है, तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती, बहुत पहले तैयार कर ली जाती है मतदाता सूची। अब तुम सोचोगे मतदाता सूची क्यों तैयार की जा रही है? हर 5 साल में वही सूची चला दें, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, मान लो पहाड़गंज क्षेत्र है, वहाँ की एक मतदाता सूची अलग होगी, वोटर लिस्ट अलग होगी, तो कुछ लोग उसमें, जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है तो यहाँ से दूसरी जगह चलेगी तो उनका नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से। बड़े बुजुर्गों की कई बार मृत्यु हो जाती है, वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाएगा। फिर जैसे अभी तुम लोग जब 18 साल के होगे तो तुम्हारा नाम आ जाएगा। इसलिए हर 5 साल में मतदाता सूची तैयार की जाती है, नई बनाई जाती है, रिन्यू की जाती है कि जो चले गए उनका नाम हट जाए और जो नए 18 साल के हुए उनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर आ जाए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है और सबके वोट का मूल्य भी बराबर है। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार है। एक शर्त पे वोट देने का अधिकार नहीं होता वयस्क को, जो या तो अपराधी हो, गुनहगार हो, सज़ा काट रहा हो, खून किया है उसने, कुछ भी मतलब अपराधी हो, या दिमागी तौर से असंतुलित हो, मेंटली फिट ना हो, है ना, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता। लेकिन ये भी खास स्थितियों में ही होता है, साबित करना पड़ता है कि हाँ इसलिए इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी का भी नाम ना हट जाए। इसलिए जब चुनाव आते तो उससे पहले अनाउंस किया जाता है ना कि भाई तुम्हारा ये वोटर लिस्ट है, इसमें जिसका नाम नहीं अपना नाम लिखवा लें, चेक करा लें, ये सब होता है।
और फिर ये इसीलिए होता है, मैंने जैसे पहले बताया कि वोटर लिस्ट क्यों तैयार की जाती है। वोट देने जाते समय मतदाता को आजकल एक वोटर आईडी कार्ड भी रखना होता है, पहचान पत्र बोलते हैं जिसको। अभी थोड़े ही साल पहले वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं, वो लिखा ही उस पर है पहचान, मतदाता पहचान पत्र। जब हम वोट देने जाएंगे तो वो पहचान पत्र रखना ज़रूरी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं किया अभी सरकार ने, क्योंकि किसी का बना है किसी का नहीं बना है। अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो हम वोट देने जा सकते हैं, उसमें हम राशन की भी कॉपी दिखा सकते हैं, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन हमारा नाम वोटर लिस्ट में होना ज़रूरी है, तभी हम वोट दे पाएंगे। तो हमने अभी देख लिया मतदाता सूची वोटर लिस्ट क्या होती है। अब हम देखेंगे उम्मीदवारों का नामांकन, यानी जो खड़े हो रहे हैं चुनाव में उम्मीदवार। एक होते हैं मतदाता जो वोट देने जाते हैं, एक होते हैं उम्मीदवार जो खड़े होते हैं पार्टी की तरफ से। दोनों में एक ही फ़र्क है, मतदाता जो वोट देते हैं वो 18 साल से ऊपर होते हैं, लेकिन जो पार्टी की तरफ से खड़े होते हैं उम्मीदवार, नेता लोग जो खड़े होते हैं वो 25 साल से ऊपर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर नहीं, वो 25 साल से ऊपर। वोट देने का अधिकार 18 साल से ऊपर है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार 25 साल से ऊपर वाले को होता है। उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जो पार्टी होती हैं जैसे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टी हैं, तो ये अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और इनको मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी होता है ना, एक लोगो होता है, एक सिंबल होता है, वो मिलता है और समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। पार्टी के मनोनयन की बोलचाल की भाषा में इसे टिकट कहते हैं। सुना होगा ना तुमने, जब न्यूज़ आती है, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, अभी पिछले साल इलेक्शन हुए, भाई इस फलाने को टिकट मिल गया है, फलाने को टिकट मिल गया है, ये उम्मीदवारों को टिकट मिलता है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे बोलते हैं नामांकन पत्र। एक फॉर्म भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के तौर पर जमा करानी पड़ती है चुनाव आयोग के पास। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भी भरवाया जा रहा है। एक नामांकन पत्र तो भरवाया जाता है, एक एप्लीकेशन तो भरवाई जाती है, लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हर उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र भी भरना पड़ता है। घोषणा यानी हम कुछ अनाउंस कर रहे हैं, उसमें वो क्या अनाउंस करते हैं कि वो क्या भर रहे हैं, उसमें उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे कोई गंभीर आपराधिक मामले तो नहीं है, अगर है तो फिर उसको लिखना पड़ेगा। उम्मीदवार उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, यानी कितनी प्रॉपर्टी वगैरह, ये सब लिखना पड़ेगा। उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, वो कितना पढ़ा लिखा है, ये भी उसके अंदर उसको लिखना पड़ेगा। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, अभी है नहीं, लेकिन एक सजेशन है किताब की तरफ से कि इन सूचनाओं को, जो ये नामांकन पत्र के साथ साथ घोषणा पत्र उम्मीदवार भरते हैं, इनको उम्मीदवारों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलेगा। तो ये सूचना हमारे पास भी होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि भी जिसको हम चुनने जा रहे हैं क्या वो सही मायने में चुनने लायक है भी या नहीं है, कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा उसके खिलाफ, या कितना पढ़ा लिखा है, अनपढ़ तो नहीं है बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं, कई बार अनपढ़ भी बहुत योग्यता रखते हैं, ज्ञान होता है उनके पास भी, तो ये सब हमें मालूम होना चाहिए।